हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो बच्चों, आज हम बिगिन करने वाले हैं विद आवर नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो रेडी हो सभी लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को बनाने के लिए क्रिस्टल क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ। तो बच्चों, आप सभी को पता है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में। बट अगर आप चैप्टर के टाइटल को देखते हो तो आपको एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्म मिलता है विच इज कोऑर्डिनेशन, जिसका मीनिंग हमें सबसे पहले जानना चाहिए। सो कोऑर्डिनेशन क्या है बच्चों बॉडी की रिस्पेक्ट में? सो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा इंटरैक्शन हम कह सकते हैं जो कि आपको दो या दो से ज्यादा बॉडी ऑर्गन्स के बीच में देखने को मिलेगा, इन सच अ मैनर कि जो पार्टिसिपेटिंग बॉडी ऑर्गन्स है इस इंटरैक्शन में वो आपस में एक दूसरे की फंक्शनिंग को कॉम्प्लीमेंट या कंप्लीट बनाते हैं इन सच अ वे कि बॉडी की जो भी एक्टिविटीज हैं वो बैलेंस्ड मैनर में चल सके, राइट? सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज द इंटरैक्शन ऑफ टू और मोर बॉडी ऑर्गन्स टू कॉम्प्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ ईच अदर एंड दैट टू इन अ बैलेंस्ड मैनर। ठीक है? सो आखिरकार कोऑर्डिनेशन की बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? बिकॉज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो एक स्पेशल फिनोमिना एग्जिबिट करते हैं जिसे हम बुलाते हैं होम्योस्टैसिस। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे मेंटेन होम्योस्टैसिस टू मेंटेन अ स्टेडी स्टेट। अब होम्योस्टैसिस बेसिकली है क्या? एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना उसको स्टेडी स्टेट या फिर कांस्टेंट बना कर रखते हैं, राइट? मतलब अगर बॉडी में कोई ऑर्गन की एक्टिविटी सपोज एलिवेट कर रही है, ज्यादा हो रही है, तो एक सिस्टम बॉडी के अंदर होगा जो कि उसको लोअर डाउन करेगा उसकी एक्टिविटी को। सिमिलरली अगर किसी एक्टिविटी का हम देख रहे हैं कि वो लोअर्ड अमाउंट में हो रही है तो एक सिस्टम होगा जो उसको वापस से एलिवेट करेगा। तो इस तरीके से बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना वो कांस्टेंट बना रहता है एंड दिस इज थ्रू होम्योस्टैसिस। और होम्योस्टैसिस को बॉडी में मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी में दो ऑर्गन सिस्टम्स की चीफली रिक्वायरमेंट होती है एंड दोज आर अवर नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम। सो इट रिक्वायर्स द कोऑर्डिनेटेड फंक्शनिंग ऑफ टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम जो कि आपके सामने मेंशन है, मैंने बता ही दिया इनके बारे में। अब देखो ये जो नर्वस सिस्टम है ना इसको हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं, वही जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसको हम अगले वाले चैप्टर में डील करेंगे। तो जो नर्वस सिस्टम है ना बच्चों, ये नर्वस सिस्टम आपको बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू से मिलके बनता हुआ नजर आता है और वो जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है उसका एक जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम बुलाते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है या फिर नर्व सेल जैसे हम बुलाते हैं वो फॉर्म करता है द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम और इसीलिए हम नर्वस सिस्टम को आज बेटर तरीके से न्यूरल सिस्टम बुलाते हैं। ठीक है? तो अब हम यहां पर बात करने वाले हैं अबाउट द न्यूरॉन नाउ। तो न्यूरॉन जैसा कि मैंने आपको बताया इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट, मतलब ये स्ट्रक्चर भी बनाता है नर्वस सिस्टम का और फंक्शनिंग भी कैरी आउट करता है इन अ बॉडी ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है? अब बात करें अगर इस नर्वस सिस्टम की या न्यूरल सिस्टम की या न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन का सबसे पहली बार आपको जो एग्जिस्टेंस मिलता है दैट इज इन द एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम की किस फाइलम में? इट इज फर्स्ट टाइम ओरिजिनेटेड इन द फाइलम नाइडेरिया, राइट? सीलेंट्रेट्स में। और सीलेंट्रेट्स में भी अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा में ना आपको बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म है क्योंकि हाइड्रा का एक तरह से एक लोअर इनवर्टिब्रेट है ना। सो अगर यहां पर मैं हाइड्रा की बात करूं, सो हाइड्रा के केस में जो कि एक नाइडेरियन ही है, आपको ये न्यूरॉन्स ना एक क्लस्टर फॉर्म करते हुए नजर आते हैं, एक नेट बनाते हुए नजर आते हैं, नेटवर्क बनाते हुए नजर आते हैं एंड दैट इज कॉल्ड अ नर्व नेट। बट जैसे जैसे एडवांसमेंट होती है इन द एनिमल किंगडम तो आप देखोगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर हम बढ़ते हैं आर्थ्रोपॉड्स में इंसेक्ट्स की तरफ, तो इंसेक्ट्स में आप देखोगे ये जो न्यूरॉन्स है ना इनका कुछ पार्ट जो है वो एंटीरियर साइड पे यानी कि हेड वाले रीजन में जाकर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट कर जाता है और वहां पर फॉर्म करता है द ब्रेन। तो यहां पर आपको ब्रेन्स भी देखने को मिलेंगे, यहां पर आपको ब्रेन देखने को मिलेगा इन केस ऑफ द इंसेक्ट्स। तो ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा और साथ ही साथ न्यूरॉन्स और इवन गैंग्लिया देखने को मिलते हैं। बट दैट मीन्स द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स ओनली अपार्ट फ्रॉम द ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग जो भी आपके न्यूरॉन्स के कलेक्शन होंगे उनको हम गैंग्लिया बुलाएंगे। ठीक है? और अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें जिसमें हम ह्यूमन भी आते हैं तो उनमें भी आपको बहुत ही वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है जिसको कि अब हम डील ही करने वाले हैं। तो ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम को तो इस चैप्टर में हमें डील ही करना है, बट उससे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले न्यूरॉन के एक बेसिक स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट विल बी टेकिंग अप इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन।
तो जब आप एक न्यूरॉन को देखते हो ना, तो बच्चों आपको कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर नजर आता है। आपने जूनियर क्लासेस में डेफिनेटली स्ट्रक्चर को कभी ना कभी देखा तो होगा ही, अगर पढ़ा नहीं है तो डेफिनेटली देखा तो होगा ही, राइट। सो यहां ध्यान से देखो, आपको ना ये जो पूरा का पूरा सेल नजर आ रहा है, ये एक न्यूरॉन है, या फिर न्यूरॉन को जिसको कि हम एक और नाम से बुलाते हैं, वी इवन कॉल इट अ नर्व सेल, तो ये एक नर्व सेल भी कहला सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक नर्व सेल को जब स्टडी करते हो, न्यूरॉन को स्टडी करते हो, तो आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। वो 3 हिस्से होंगे, एक सेल बॉडी, दूसरे होते हैं कुछ शॉर्ट प्रोसेसेस जो सेल बॉडी से अराइज करते हैं, जिन्हें हम डेंड्राइट्स बुलाएंगे, और तीसरा एक लॉन्ग सी प्रोसेस है जिसे हम एक्सॉन बुलाते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको ना एक सेंट्रल बॉडी देखने को मिल रही है इस तरीके की। ये जो सेंट्रल बॉडी होती है इसे हम सेल बॉडी बुलाते हैं, या फिर इसको हम इवन साइटोन या फिर सोमा भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो साइटोन और सोमा भी अनदर नेम ही है सेल बॉडी का। सेकेंड जो मैंने आपको कंपोनेंट बताया था न्यूरॉन का, वो है इस सेल बॉडी से राइज करने वाले कुछ शॉर्ट शॉर्ट फाइबर्स, जो कि देखो इस तरीके से बाहर रिलीज हो रहे हैं, देखो बाहर निकल रहे हैं फ्रॉम दी सेल बॉडी। तो इन छोटे से प्रोजेक्टिंग फाइबर्स जो कि रिपीटेडली ब्रांच नजर आ रहे हैं, देखो ये ब्रांचिंग शो कर रहे हैं, इन्हें हम डेंड्राइट्स बुलाते हैं, बिकॉज इनका जो नाम डेंड्राइट्स है ना, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड द ब्रांचेस, बिकॉज डेंड्रॉन वर्ड या डेंड्राइट वर्ड का मतलब बेसिकली होता है शॉर्ट ब्रांचेस, ठीक है। ओके, सो इस तरीके की ब्रांच स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। एंड थर्डली आपको इसी सेल बॉडी से एक लॉन्ग प्रोसेस भी देखने को मिल रही है, तो यानी कि लॉन्ग सा फाइबर भी अराइज करता हुआ नजर आ रहा है। तो शॉर्ट वाले फाइबर्स कहलाएंगे डेंड्राइट्स, और एक ही आपको लॉन्ग फाइबर नजर आएगा जिसे हम बुलाएंगे द एक्सॉन। तो ये जो येलो कलर की लाइन जा रही है ना बीच में, जो कि एंड पे जाके ऐसे ब्रांच कर जा रही है, दिस इज एक्चुअली अवर एक्सॉन, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा थ्रू अ न्यूरॉन, राइट, किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स पे, अब आप सोचो कि स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस मतलब होता है कोई भी चेंज, एनी चेंज जो आपके इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा हो, जिसको हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं। दे आर ऑल स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आईज के लिए स्टिमुलस वुड बी द लाइट, ईयर्स के लिए द स्टिमुलस वुड बी द साउंड, राइट। इस तरीके से जो भी कोई चेंज आपके एनवायरनमेंट में हो रहा है, उनको जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट कर पाते हैं थ्रू द न्यूरॉन्स, वो आएंगे द अंडर द कैटेगरी ऑफ द स्टिमुलस, राइट। तो स्टिमुलस जो है वो क्या करने वाले हैं, जब भी किसी सेंस ऑर्गन पर जाएंगे तो वहां पर प्रेजेंट जो न्यूरॉन होगा उसमें वो ट्रांसमिट होंगे, बट ट्रांसमिट ऐसे नहीं होते हैं, दे आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिन्हें हम इंपल्स बुलाएंगे। सो इंपल्स को रिसीव कौन करता है एक न्यूरॉन में? सो इंपल्स इज गोइंग टू बी रिसीव्ड बाय दीज शॉर्ट प्रोसेसेस कॉल्ड द डेंड्राइट्स। तो याद रखो, इंपल्स बोले तो द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, जिसके थ्रू न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करेंगे, मैसेज को ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे के पास, राइट। सो इंपल्स जो है वो रिसीव करते हैं द डेंड्राइट, डेंड्राइट इसको लेने के बाद पास करेंगे किसमें? सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से फाइनली ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स या मैसेज है वो फाइनली जाएगा इनटू द एक्सॉन। तो मैसेज कैसे होता है? इट इज अ वन वे फ्लो, आएगा थ्रू द डेंड्राइट्स इनटू द साइटोन और फाइनली वो पास करेगा थ्रू द एक्सॉन, ठीक है। इस तरीके से फ्लो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर मैसेज का। ओके ना। सो अब हम इनके एक एक कंपोनेंट्स को ना ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट दी सेल बॉडी और द साइटोन और द सोमा। सेल बॉडी मैंने बताया था ये सेंट्रल पोर्शन है, इसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, और इस साइटोप्लाज्म में आपको एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है, राइट। साइटोप्लाज्म में तो उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। अब सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ ना आपको इस साइटोप्लाज्म में इस तरीके कुछ रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं। एक्चुअली दीज रेड डॉट्स रिप्रेजेंट सम ग्रैन्यूल्स जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और उन ग्रैन्यूल्स को हम बुलाते हैं द निसल्स ग्रैन्यूल्स। क्या बुलाते हैं? निसल्स ग्रैन्यूल्स। तो याद रखो, पहली चीज तो इसके पास साइटोप्लाज्म होगा विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स के साथ एंड न्यूक्लियस के साथ, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर निसल्स ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। दीज आर नथिंग बट द फ्रैगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पीसेस आपको इस तरीके से फ्लोट करते हुए नजर आएंगे इन द सेल बॉडी, एंड दीज आर रिप्रेजेंटिंग द निसल्स ग्रैन्यूल्स। एंड डेफिनेटली अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मतलब यहाँ पर राइबोसोम्स भी अटैच्ड नजर आएंगे, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट। ओके, बात हो गई हमारे सेल बॉडी की। ओके, अब बात करते हैं उन शॉर्ट प्रोसेसेस की जो कि इस सेल बॉडी से अराइज करती हैं, प्रोजेक्ट करती हैं आउटवर्ड्स। सो बात करते हैं हम अपने डेंड्राइट्स की।
डेंड्राइट्स जैसा कि बताया, दीज आर शॉर्ट रिपीटेडली ब्रांच्ड फाइबर्स जो कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ द सेल बॉडी, और इनका काम क्या होता है, टू ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। मतलब ये क्या करते हैं, इम्पल्स को रिसीव करने के बाद कहां ट्रांसमिट करेंगे, इनटू द सेल बॉडी। ठीक है, आ गई बात समझ, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारा स्पेशल अटेंशन पे होने वाला है ऑन दिस लॉन्ग प्रोसेस कॉल्ड द एक्सॉन। सो लॉन्ग फाइबर है, काम क्या कर रहा है, सेल बॉडी में आए हुए इंपल्स को ट्रांसमिट कर रहा है आगे की तरफ। ठीक है, इट इज कैरिंग द इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से अवे लेकर जा रहा है मैसेज को। फाइन। अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस करो, मैं ना इस पोर्शन को थोड़ा सा एनलार्ज करके यहीं पर दिखाना चाहता हूं। जब आप एक एक्सॉन को देखते हो, इस लॉन्ग से फाइबर को, आपको नजर आएगा इस फाइबर पे ना आपको एक फैटी टिश्यू की लेयर देखने को मिलती है। फैटी टिश्यू की लेयर जो कि कंटिन्यूस नहीं है, इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो देखो इस तरीके से, यू सी दिस इज अ फैटी टिश्यू लेयर। ये जो फैटी टिश्यू लेयर है, इसको मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियरली विजिबल नजर आए। सो इफ यू सी, ये कहलाती है अ माइलिन शीथ। व्हाट डू वी कॉल इट, दिस इज द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ यहां नजर आएगी। अब ये जो फैटी टिश्यू की लेयर है, ये क्या कर रही है, इस एक्साइटेबल न्यूरॉन को इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है। इंसुलेशन बोले तो यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो इसके थ्रू पास नहीं कर सकते हैं, है ना। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करें, राइट। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कंडक्ट नहीं करते हैं, दैट इज व्हाई दीज आर इंसुलेटर्स। सो दीज आर माइलिन शीथ, अ शीथ और फैटी सब्सटेंस। और ये फैटी सब्सटेंस को सिक्रीट कौन करता है, इन्हीं को सराउंड कर रहे सेल्स। एक्चुअली एक्सॉन पे आपको कुछ सेल्स मिलते हैं विच आर कॉल्ड दी श्वान सेल्स, ओके। और ये श्वान सेल्स क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस दी फैटी टिश्यू इनसाइड इट और द फैटी सब्सटेंस इनसाइड इट। तो आपको मैं श्वान सेल्स की भी पोजीशनिंग दिखा देता हूं। तो श्वान सेल्स एक्चुअली कहां प्रेजेंट है, ऑन दी एक्सॉन इटसेल्फ। तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा विद इट्स न्यूक्लियस। यू सी, कैन यू सी ओवर हियर। सो ये क्या है, दीज आर दी श्वान सेल्स। तो दीज आर अवर श्वान सेल, जिसको कि मैं यहां पर ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं। सो दिस इज दी श्वान सेल। बात समझ आ रही है। तो एक्सॉन पे प्रेजेंट श्वान सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं एक फैटी सब्सटेंस विच इज कॉल्ड माइलिन शीथ, जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करती है एक्सॉन्स को। मतलब जिस जिस जगह पर आपको माइलिन शीथ नजर आएगी वहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो पास नहीं कर सकता है, राइट। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये जो माइलिन शीथ है ये कंटिन्यूअसली प्रेजेंट नहीं है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। ये कुछ कुछ जगहों पर एब्सेंट है। कैन यू सी। तो ये जो जगह है आपको नजर आ रही है ना, दिस प्लेस या फिर दिस प्लेस, ये सारी की सारी जो जगह हैं, दीज आर कॉल्ड दी नोड्स ऑफ रैनवियर। सो व्हाट आर दीज, द नोड्स ऑफ रैनवियर। ये वो प्लेसेस हैं जहां पर इंसुलेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स, सॉरी ये गलत मार्क कर दिया था मैंने, इट हैज टू बी ओवर हियर, दिस स्पेस। यू सी, दिस इज द नोड ऑफ रैनवियर। सो नोड ऑफ रैनवियर मतलब वो पॉइंट्स हैं ऑन द एक्सॉन जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट है, एंड दीज आर द रीजन जहां पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास कर सकता है। ठीक है, बात आ गई समझ। तो दीज आर दी नोड्स ऑफ रैनवियर। फाइन, चलो। सो ये पॉइंट आपको समझ आ गया। और ये तो मैंने बता ही दिया था, ये जो एक्सॉन है ये नीचे जाके ऐसे टर्मिनली ब्रांच कर जाता है, अपने टर्मिनल डिस्टल एंड पे जाके ब्रांच करेगा इनटू a region called the axon terminal, और हर एक axon terminal finally end करेगा into some knob like structures। तो जब आप इसकी ब्रांचिंग देखते हो ना, तो अगर सपोज ब्रांचिंग हो रही है इस तरीके से, तो ये एंड करेगा into such bulb like structures। you see, ऐसे। so ये जो bulb like structures आपको नजर आ रहे हैं, these bulb like structures are called the synaptic knobs। what are these called, the synaptic knobs। तो आइए इस थोड़े से पोर्शन को ना हम थोड़ा सा जूम आउट करके नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं और साथ ही साथ एक्सॉन से रिलेटेड पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। सो एक्सॉन के बारे में मैंने बता ही दिया था, लॉन्ग फाइबर है, ब्रांच्ड है। ठीक है, कहां पर ब्रांच्ड है, बट टुवर्ड्स द डिस्टल एंड। सो विद अ ब्रांच्ड डिस्टल एंड। ठीक है, एंड उसके अंदर प्रेजेंट नजर आएंगे आपको कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड साइनैप्टिक नॉब, और इन साइनैप्टिक नॉब के अंदर आपको नजर आएंगे कुछ केमिकल्स फिल्ड, एंड दीज केमिकल्स आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमिटर्स। सो पे अटेंशन अगेन टू दिस पोर्शन नाउ। नोटिस करो ये क्या है, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, राइट। एक्सॉन टर्मिनल एंड कर रहा है इस बल्बस से स्ट्रक्चर में विच इज कॉल्ड साइनैप्टिक
नॉब। इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर आपको कुछ ऐसी वेसिकल्स नजर आएंगी। व्हाट डू यू सी? दीज सर्कुलर स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड दी वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स के अंदर आपको कुछ केमिकल फील्ड नजर आएंगे विच आर कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, सो दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब एक चीज नोटिस करो, मैंने आपको बताया था एक्सॉन का फंक्शन क्या है, वो इंपल्स को, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी कर रहा है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर लेकर जा रहा है, राइट? कहां लेकर जाएगा? बट देखो, सो हो सकता है वो न्यूरॉन जो है, जो मैसेज रिसीव किया था वो एक्सॉन के थ्रू किसी नेक्स्ट न्यूरॉन में पास करे। ओके, बिकॉज एक्सॉन जो है, आई एम टेलिंग यू, एक्सॉन सबसे लॉन्गेस्ट प्रोसेसेस हैं जो कि इवन क्या करती हैं, दीज आर अराउंड अ फीट लॉन्ग, तो वो फीट्स में इनकी लेंथ हो सकती है, जिसकी वजह से ना व्हाट इज गोइंग टू बी वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ न्यूरॉन इज कि न्यूरॉन जो है वो लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी है, बिकॉज उनका जो एक्सॉन फाइबर है ना, ये जो एक्सॉन है, या फिर जिनको हम इवन नर्व फाइबर भी बुलाते हैं, एक्सॉन को ना हम इवन नर्व फाइबर्स भी बुलाते हैं। ठीक है, तो नर्व फाइबर जो है वो बहुत लंबा हो सकता है, इट कुड बी अप टू फ्यू फीट्स। इस वजह से ही जो न्यूरॉन है दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, सो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भी ट्रांसफर कर सकती है, तो उसके लिए क्या होगा, दो न्यूरॉन्स को इतना क्लोज होना चाहिए, राइट? तो आप देखोगे जनरली आपको एक न्यूरॉन का जो साइनेप्टिक नॉब है ना, वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नजर आता है टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। सो यहां पर जैसे एक न्यूरॉन की एंडिंग है तो दूसरे न्यूरॉन का यहां पर ये डेंड्राइट दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मैसेज है ना वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है, ओके, दिस कॉन्टैक्ट, ये जो जंक्शन नजर आ रहा है बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, इसी को हम साइनैप्स बुलाते हैं। तो जो केमिकल सिग्नल है ना वो यहां पर एक्सॉन टर्मिनल में आके फाइनली एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हो सकता है ये जो केमिकल इंपल्स है वो जाके किसी साइनैप्स पे चला जाए, यानी कि इस रीजन में, यानी कि इस जंक्शन पे चला जाए बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, या फिर हो सकता है वो जो इंपल्स है वो मैसेज पहुंच रहा है न्यूरॉन कहां लेकर, टू द मसल फाइबर। तो हो सकता है वो एक मसल फाइबर पे भी, तो ये भी आपको एक साइनेप्टिक नॉब ही दिखाया जा रहा है, और ये इसको लेकर जा रहा है टू अ मसल फाइबर। तो ये जो जंक्शन आपको देखने को मिलता है ना बिटवीन द साइनेप्टिक नॉब ऑफ द मोटर न्यूरॉन, क्योंकि जनरली मैसेजेस जो हैं वो मोटर न्यूरॉन लेके जाते हैं टू द मसल। सो यहां पर एक जो जंक्शन मिल रहा है इसी को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बुलाते हैं, मतलब न्यूरॉन और मसल के बीच में पड़ने वाला जंक्शन जो कि मैसेज को ट्रांसफर करेगा टू द मसल। सो याद रखो, एक्सॉन क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है इंपल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनैप्स और अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आगे बात समझ में? सो होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। सो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी पिक्युलैरिटीज थी मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली समझा दी हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं टुवर्ड द वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो बच्चों नेक्स्ट विल बी टेकिंग अप विद द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन्स का हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं बच्चों बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। तो दो तरीके के क्राइटेरिया हम चूज करेंगे। पहला तो वही होगा बेस्ड ऑन देयर नेचर। तो नेचर के बेसिस पे हम अगेन न्यूरॉन्स को तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक है सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन्स एंड तीसरे हैं इंटर न्यूरॉन्स। तो देखो यहाँ पर इन तीनों को हम कैसे स्टडी करेंगे। देखो, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो इंपल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन ओके टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करने वाले हैं, सेंस ऑर्गन से इंपल्स को कैरी करके लेकर आते हैं और उसको पहुंचाते हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो याद रखो, सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या है, टू कैरी नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे हम पढ़ेंगे जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। फाइन, फिर आते हैं दूसरे टाइप के न्यूरॉन्स जिन्हें हम बुलाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। क्या बुलाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है, जो भी रिस्पॉन्स हमें जनरेट करना है उसका इंपल्स या फिर उसका जो सिग्नल है उसको कैरी करते हैं these neurons which are called the motor neurons। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिस्पॉन्स को कलेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में लेकर जाते हैं टू दी इफेक्टर ऑर्गन, जो कि जनरली या तो कोई मसल होती है या फिर एक ग्लैंड होती है। सो यहां पर याद रखो ये क्या है, मसल। मसल यहां पर एक्ट कर रही है एज दी इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो कि रिस्पॉन्स जनरेट करता है टू एनी स्टिमुलस। ठीक है, तो याद रखो इफेक्टर ऑर्गन तक मैसेज को लेकर कौन जाता है, फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन। सो मोटर न्यूरॉन का काम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेकर जाना टू दी इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, एंड लास्टली आते हैं
कुछ सेंट्रल न्यूरॉन्स जिन्हें हम बुलाते हैं दी इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स या फिर जिन्हें हम एसोसिएशन न्यूरॉन्स बुलाते हैं, ये कनेक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स को विद दी मोटर न्यूरॉन्स। सो इनका काम क्या है? इट इज जस्ट दी कनेक्शन, ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, एसोसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, हेंस कॉल्ड दी इंटरन्यूरॉन्स या फिर दी एसोसिएशन न्यूरॉन्स। तो आई होप द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन देयर नेचर आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अनदर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो कि बेस्ड होंगे अनदर क्राइटेरिया पे, विच इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स इन द न्यूरॉन। एंड अगेन ये भी 3 टाइप के ही होंगे। वन इज कॉल्ड यूनिपोलर न्यूरॉन्स, दूसरे हैं बाइपोलर एंड तीसरे हैं मल्टीपोलर। तो देखो यहां पर हम देखते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स में आप देखोगे यहां पर एक साइटोन से, एक सेल बॉडी से एक सिंगल प्रोसेस अराइज करती हुई नजर आएगी एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्सॉन। तो यहां पर यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या हो रहा है? ओनली वन fiber or only one process is arising and hence called unipolar. Uni means one, ठीक है? तो यहां only one axon ही present होगा और ये आपको जनरली देखने को मिलते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, बिकॉज ये प्रिमिटिव टाइप का न्यूरॉन है, राइट? बट आपको हमारे केस में भी ये एम्ब्रायोनिक स्टेजेस में देखने को मिल सकता है। तो इट इज यूजुअली फाउंड इन दी एम्ब्रायोनिक स्टेज। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स की। बाइपोलर न्यूरॉन से मतलब यहां पर आपके साइटोन से 2 प्रोसेसेस अराइज करती हुई नजर आएंगी। एक प्रोसेस कहलाएगी द डेंड्राइट और दूसरी कहलाएगी द एक्सॉन, ठीक है? तो यहां से एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट अराइज करेगा फ्रॉम द साइटोन और द सेल बॉडी। क्लियर? और ऐसे टाइप के जो न्यूरॉन्स हैं वो आपको रियल में देखने को मिलेंगे इन दी रेटिना ऑफ द आई। तो आई की जो रेटिना होती है ना, उसमें आपको मिलते हैं द बाइपोलर न्यूरॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू टू रिमेंबर। फाइन। एंड लास्टली बात करते हैं द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, देखो बच्चों, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स नाम बता रहा है कि यहां पर जैसे हमने जिस टाइप के न्यूरॉन को स्टडी किया था ना इन द स्ट्रक्चर, जो हमने देखा था, डायग्राम देखा था, वो एक मल्टीपोलर न्यूरॉन ही है, बिकॉज उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस दिखाई दे रही हैं अलोंग विद वन एक्सॉन। तो यहां पर आप देखोगे मल्टीपोलर न्यूरॉन में देयर इज वन एक्सॉन बट देयर आर नंबर ऑफ डेंड्राइट्स। क्लियर? तो यहां पर वन एक्सॉन होगा एंड मेनी डेंड्राइट्स होंगे प्रेजेंट, ठीक है? और ऐसे वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो आपको जनरली सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलता है। मतलब आपका सेरिब्रम का जो कॉर्टिकल रीजन होता है, जो एक्सटर्नल रीजन होता है, राइट, उसका सरफेस एक्चुअली जो फॉर्म करता है सेरिब्रम का, उसमें देखने को मिलते हैं। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं these multipolar neurons. So I hope the basic classification of the neurons is very clear to all of you. तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टली अबाउट दी टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स जो कि आपको वेरियस न्यूरॉन्स में मिल सकते हैं, राइट? और ये क्लासिफिकेशन सिंपली बेस्ड है ऑन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द माइलिन शीथ। याद है ना वो फैटी सब्सटेंस? ओके, तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ एक्सॉन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है? 2 टाइप के एक्सॉन्स होंगे। एक जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी जिन्हें हम माइलिनेटेड एक्सॉन्स बुलाएंगे, और दूसरे जिनके पास माइलिन शीथ उनके एक्सॉन को कवर नहीं कर रही है, मतलब माइलिन शीथ एब्सेंट है, ऐसे एक्सॉन्स को हम नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स भी बुला सकते हैं। और ऐसे न्यूरॉन्स को भी इनफैक्ट हम माइलिनेटेड न्यूरॉन या फिर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी बुला सकते हैं, ठीक है? ओके, तो जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं इनमें आपको क्या दिख रही है बच्चों? याद करो, इनमें आपको दिख रही है द माइलिन शीथ। यू सी दिस इज द माइलिन शीथ, और इन माइलिन शीथ के बीच में देयर इज अ जोन ऑफ कंडक्शन जिसको हम बुलाते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ये आपको याद होगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो माइलिन शीथ है इनको प्रोड्यूस करने वाले सेल्स कौन से होते हैं। अब उससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन यहां पर प्लीज नोट डाउन करो। अगर हम बात करते हैं ब्रेन की, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेन, ये जो माइलिन शीथ है ना, जिसको कि मैं अब MS से रिप्रेजेंट करूंगा, I'll write myelin sheath to be like this. Myelin sheath is produced by specialized cells जिन्हें हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बुलाते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बुलाएंगे। तो ब्रेन के अंदर जितने भी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगे उनकी माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। बट आउटसाइड द ब्रेन जितने भी न्यूरॉन्स माइलिनेटेड हैं उनकी माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करते हैं द श्वान सेल्स, ठीक है? तो जनरली जो हम यहां नॉर्मली दिखाते हैं ना कि यहां पर एक श्वान सेल की प्रेजेंस होगी जो कि इसको प्रोड्यूस कर रही होगी, राइट? समथिंग लाइक दिस। मैंने यहां पर सिर्फ श्वान सेल ही दिखाया है, बट ये जो श्वान सेल्स हैं दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द माइलिन शीथ ओनली आउटसाइड द ब्रेन।
ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी वेल। वाइल आपको जो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं उनमें तो आपको पता ही है कि यहाँ पर कोई माइलिन शीथ है ही नहीं। अब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर माइलिनेटेड एक्सॉन्स में क्या हो रहा है कि क्योंकि फैटी टिश्यू की यहाँ पर शीथ प्रेजेंट है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, वहां पर इंसुलेशन होगा, वहां पर नर्व जो इंपल्स है वो पास नहीं कर सकती है। तो जो भी नर्व इंपल्स होगी ना वो कैसे पास करेगी, सिर्फ और सिर्फ उन जोन से जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट है। तो बेसिकली उनका पासिंग कैसे होने वाला है, दे आर गोइंग टू जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू द नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवियर। ओके, सो रिमेंबर यहां पर जंपिंग नजर आएगी आपको नर्व इंपल्स की फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू द नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवियर, समथिंग लाइक दिस। इसीलिए जो नर्व इंपल्स का कंडक्शन होता है ना, जो पासिंग होती है आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की थ्रू माइलिनेटेड एक्सॉन्स, वो ज्यादा फास्टर होती है देन दी नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स के थ्रू। ठीक है, क्योंकि यहां पर नर्व कंडक्शन जो है वो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, लीनियर होता है, जिसमें क्या होगा यहां पर टाइम लगता है नर्व कंडक्शन में। ओके, नर्व इंपल्स के कंडक्शन में। अब ऐसे जो एक्सॉन्स हैं वो आपको कहां मिलेंगे, रिमेंबर। सो जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं वो जनरली आपको क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में मिलते हैं। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, देखो ऐसी नर्व्स जो कि आपके ब्रेन से निकलती हैं, ब्रेन से बाहर आती हैं, वो कहलाती हैं द क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होने वाली, निकलने वाली नर्व्स हैं उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स बुलाते हैं। उनमें मिलते हैं आपको माइलिनेटेड एक्सॉन्स। फाइन। और जो आपको यहां पर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स की बात की जा रही है, ये आपको जनरली सोमैटिक और ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम में देखने को मिलेंगे। अब ये सोमैटिक और ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम क्या है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम लोग टाइप्स ये डिवीजन पढ़ने वाले होंगे अपने ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का। तो उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट आप ऐसे कह सकते हो कि कुछ ऐसी मोटर नर्व जो कि मैसेज लेकर जाएंगी, और अगर वो आपके स्केलेटल मसल्स यानी कि वॉलंटरी मसल्स तक अपना मैसेज कैरी करके लेके जाती हैं, दे फॉर्म दी सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और अगर वो मोटर नर्व्स मैसेज कैरी करके लेकर जाती हैं टू सम इनवॉलंटरी इंटरनल ऑर्गन्स, वो फॉर्म करती हैं दी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम्स। और ऐसी जो नर्व्स होंगी जिनको कंप्राइज करने वाले जो एक्सॉन्स होंगे, दे आर गोइंग टू बी ऑल नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, सो इस तरीके से वी हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स ना। अब यहां पर एक टर्म जो आ रहा है बार बार, विच इज द नर्व्स। तो नर्व्स क्या होता है इसके बारे में समझ लो। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नर्व सेल एंड अ नर्व फाइबर। देखो, नर्व सेल न्यूरॉन को कहते हैं, नर्व फाइबर एक्सॉन को कहते हैं। बट नर्व क्या है, नर्व अलग है बच्चों। नर्व बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स है। मैंने आपको बताया था जो एक्सॉन्स है ना ऑफ अ न्यूरॉन, दे कैन बी वेरी वेरी लॉन्ग, वो बहुत लंबे हो सकते हैं, दे कैन बी अप टू अ फ्यू फीट, है ना। सो इसीलिए जितने भी ये जो नर्व फाइबर्स हैं, जो एक्सॉन्स हैं, दे आर नॉट रनिंग हैप्पीजार्टली इन द बॉडी। वो दे आर प्रेजेंट इनसाइड अ ट्यूबुलर शीथ। एक ट्यूबुलर शीथ के फॉर्म में दे आर एनक्लोज्ड। सो बेसिकली एक कलेक्शन जो आपको नर्व फाइबर्स का मिलेगा, वो आपको डिफरेंट न्यूरॉन्स का, वो एनक्लोज नजर आएगा एक ट्यूबुलर शीथ में, समथिंग लाइक दिस ओवर हियर। यू सी, आपको एक ट्यूबुलर शीथ नजर आ रही है जो कि डिफरेंट एक्सॉन्स के कलेक्शन को क्या कर रही है, कवर करके रखी हुई है, राइट। इसको ही हम बुलाते हैं एक नर्व। सो नर्व में क्या हो रहा है, कलेक्शन है एक्सॉन्स या फिर नर्व फाइबर्स का, एनक्लोज्ड विद इन अ ट्यूबुलर शीथ, दिस इज अ नर्व। और नर्व्स भी तीन टाइप की हो सकती हैं। दे कुड बी सेंसरी नर्व्स, दे कुड बी मोटर नर्व, एंड दे कुड इवन बी मिक्स्ड नर्व। अब देखो डिफरेंस क्या है। सेंसरी नर्व में जितनी भी एक्सॉन्स होंगे वो किसके होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स के। तो यहां पर दे आर गोइंग टू कंटेन एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर नर्व्स में क्या होगा, मोटर नर्व्स में जितने भी एक्सॉन्स एनक्लोज्ड होंगे ट्यूबुलर शीथ में, दे आर गोइंग टू बी ऑल द एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। तो यहां पर एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स मिलेंगे। एंड व्हाट इज अ मिक्स्ड नर्व, नाम बता रहा है भाई, यहां पर जो एक्सॉन्स होंगे ना, वो कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स के होंगे और कुछ मोटर न्यूरॉन्स के होंगे। तो मिक्स्ड नर्व में आपको एक्सॉन्स जो मिलते हैं ऑफ both sensory and motor neurons के मिलेंगे, और ये आपको बेस्ट नजर आते हैं इन दी स्पाइनल नर्व्स। तो जो मिक्स्ड नर्व है ना, ये आपको चीफली मिलेंगी इन दी स्पाइनल
नर्व्स। तो जितने भी स्पाइनल नर्व्स है ना, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करने वाली जो नर्व्स हैं, दे आर ऑल मिक्स्ड नर्व्स। उनमें सेंसरी नर्व फाइबर्स भी रन कर रहे हैं और उनमें मोटर नर्व फाइबर्स भी रन कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मिक्स्ड नर्व्स, राइट। होपफुली आपको नर्व तक का ये जो कॉन्सेप्ट था मैंने क्लियरली समझा दिया है। तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक, दैट इज द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। यहां पढ़ने वाले हैं वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक न्यूरॉन एक इलेक्ट्रिकल मैसेज को जनरेट करके आगे सेंड करता है, ठीक है। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पहले से यहां पर जान के रखना है बच्चों, कि किसी भी मेम्ब्रेन के अलोंग, जो भी एनिमल सेल है उसके मेम्ब्रेन के अलोंग ना हमेशा आपको पोलैरिटी डेवलप नजर आती है चार्जेस की, बिकॉज वहां पर अनइक्वल या फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का। जैसे यहां पर ही देख लो, यहां पर जब हम एक नर्व सेल को दिखा रहा हूं, मैं एक न्यूरॉन को दिखा रहा हूं, उसके एक्सॉन पे जब आप अटेंशन पे करोगे यू विल फाइंड कि जो उसकी मेम्ब्रेन है, देखो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द एक्सोलेमा। इसको हम क्या बुलाएंगे? एक्सोलेमा। और अंदर की जो साइटोप्लाज्म फिल्ड है इस एक्सॉन के अंदर, इसको हम बुलाएंगे एक्सोप्लाज्म। क्या बुलाएंगे? एक्सोप्लाज्म, ठीक है। अब आप नोटिस कर रहे होगे इस एक्सोलेमा के अलोंग, अगर आप इस वाली मेम्ब्रेन को देख रहे हो, इस मेम्ब्रेन के अलोंग आप देख रहे हो बाहर साइड पे, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वाले साइड पे जो बाहरी स्पेस है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज का अबंडेंस है। वहीं पर इनसाइड द एक्सोप्लाज्म आपको यहां पर मेम्ब्रेन के अलोंग क्या दिख रहा है? नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। यहां पर भी देख सकते हो इस मेम्ब्रेन के अलोंग भी बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में पॉजिटिव चार्ज है और यहां अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म में नेगेटिव चार्ज है। तो जानते हैं भाई इसके पीछे रीजन क्या है जिसकी वजह से ये डिफरेंस इन दी चार्जेस मिलता है आपको। तो देखो बच्चों, जब हम इसको जूम आउट करके देखते हैं, मैं आपको बताता हूं एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, यहां जो एक्सोप्लाज्म होता है या साइटोप्लाज्म होता है किसी भी सेल का, उसमें हमेशा आपको अबंडेंस देखने को मिलती है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स की। तो यहां पर ना आपको कुछ ऐसे नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स मिलते हैं। सो दीज आर एक्चुअली प्रोटीन्स, और ये रिलेटिवली बहुत अबंडेंट अमाउंट में होते हैं, राइट। सो यहां पर प्रोटीन्स जो होंगे दे आर गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड, प्लस यहां पर आपको कुछ पोटेशियम आयंस भी मिलते हैं, जिनके पास डेफिनेटली क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है। बट आप कहोगे पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहां पर नेगेटिव साइन क्यों आ गया? द रीजन इज कंपैरिजन टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड पोटेशियम आयंस, जो प्रोटीन्स का अबंडेंस है ना वो ज्यादा है, मतलब प्रोटीन्स जो है ना वो ज्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू द पोटेशियम आयंस, जिसकी वजह से जो ओवरऑल नेट चार्ज डेवलप होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफ द प्रोटीन दैट इज नेगेटिव। इसीलिए यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है ना वो इसीलिए यहां पर दिखाई दे रहा है इनसाइड द साइटोप्लाज्म और द एक्सोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन, क्लियर। बट बाहर की तरफ इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जैसे मैं मेंशन कर दूं, ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है ना, इसमें आपको रिलेटिव अबंडेंस देखने को मिलती है सोडियम आयंस की। तो यहां पर सोडियम आयंस जो है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस क्या करेगा? यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा, क्लियर है ना। तो जो ओवरऑल नेट चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोडियम आयंस ही बाहर प्रेजेंट होंगे, देयर कुड बी क्लोराइड आयंस आल्सो, बट क्लोराइड आयंस का जो नंबर होगा रिलेटिवली सोडियम आयंस के कंपैरिजन में कम होगा। इसी वजह से जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ऑन द आउटर साइड। और यहां पर ये जो चार्ज का डिफरेंस है ना, इसको हम इवन डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बुलाते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो यहां पर ना हम क्या कर सकते हैं, इस मेम्ब्रेन के अलोंग एक इलेक्ट्रोड प्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और दूसरा यहां पर इनसाइड की तरफ, और इनको हम एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बुलाते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के थ्रू मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बेसिकली गैल्वेनोमीटर जैसा ही सब्सटेंस आपको डिवाइस मिलेगा, और जब आप यहाँ पर चार्ज का ये डिफरेंस कैलकुलेट करते हो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में कैलकुलेट होता है। सो जब एक नर्व या फिर एक नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब जब एक न्यूरॉन किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट नहीं कर रहा है, कंडक्ट नहीं कर रहा है, उस टाइम पे हम कहते हैं एक न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में है। और रेस्टिंग स्टेज में आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस नजर आता है अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दी एक्सोलेमा, उसको हम बुलाते हैं द रेस्टिंग पोटेंशियल। सो यहां पर आपको जो रेस्टिंग पोटेंशियल मिल रहा है, यानी कि
बात कर रहा हूं मैं रेस्टिंग पोटेंशियल की। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है? रेस्टिंग स्टेट में न्यूरॉन की जो एक्सॉन है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलोंग कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम जब मेजर करते हैं उसका जो वैल्यू है ना वो रफली आता है ऑन एन एवरेज ऑफ द ऑर्डर -70 मिलीवोल्ट्स का। ठीक है, इतनी ये वैल्यू होती है। फाइन, और ये रेस्टिंग स्टेज में मिल रहा है आपको। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं ना बच्चों, हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली यहां पर ये ऐसा जो डिफरेंस है इन दी लेवल्स ऑफ द आयंस वो मेंटेन्ड कैसे होता है, जिसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक छोटा सा पोर्शन ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द एक्सोलेमा को थोड़ा सा जूम आउट करके देखना होगा। तो हम क्या करने वाले हैं ना, हम अटेंशन पे करने वाले हैं इतने से हिस्से पे। मतलब मैं यहां पर दूसरी वाली मेम्ब्रेन को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक मेम्ब्रेन को देख रहा हूं, वन मेम्ब्रेन। ठीक है, और मेम्ब्रेन पे मैं देखने वाला हूं कि क्यों पॉजिटिव चार्ज बाहर है, क्यों सोडियम आयंस बाहर मिलेंगे ज्यादा और पोटेशियम आयंस यहां पर अंदर की तरफ ज्यादा मिलेंगे। राइट, उन सभी को हम डिटेल में समझने के लिए क्या करेंगे, इस पोर्शन को जूम आउट करके देखेंगे। तो जब हम इसको जूम आउट करते हैं ना, तो आपको यहां पर कुछ नंबर ऑफ चैनल्स मिलते हैं, प्रोटीन चैनल्स। देखो सबसे पहले तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर तो आपको पता होना चाहिए यहां पर क्या प्रेजेंट होंगी, द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इस तरीके से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, जिसको कि मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, आपके लिए ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, तो आप खुद ही बना सकते हो बाकी का, है ना। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक तरीके का डायग्राम है। अब देखो यहां पर चीजें बता रहा हूं मैं, जब आप देखते हो एक्सोलेमा को, तो आपको ना पहली चीज तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे मिलेंगे, प्रोटीन चैनल्स ऐसे मिलेंगे जो हमेशा ओपन रहते हैं, जैसे कि ये वाले। कैन यू सी दीज टू? ये जो दो प्रोटीन चैनल्स हैं, दे आर ऑलवेज ओपन, जिनके थ्रू आयंस हमेशा लीक कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड। तो यहां हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम डिमार्केट कर लेते हैं अपनी लोकेशंस को। तो ये बाहर की स्पेस है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और अंदर की जो जगह है ये है हमारा एक्सोप्लाज्म और द साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन। ठीक है, पे अटेंशन नाउ। आपको पता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है, मोर सोडियम आयंस। ठीक है, और यहां पर क्या प्रेजेंट है, इनसाइड द एक्सोप्लाज्म मोर पोटेशियम आयंस। ठीक है, अब पे अटेंशन, ये जो दो चैनल्स मैंने आपको दिखा रखे हैं, इनको ऐसे मार्क कर देता हूं। ये जो दो चैनल्स हैं, दे आर कॉल्ड द लीक चैनल्स। इन चैनल्स के अलोंग जो आयंस हैं वो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव कर सकते हैं। मतलब सोचो यहां सोडियम आयन ज्यादा है बाहर, बट अंदर कम है, तो इनमें से एक चैनल जो होगा वो सोडियम आयंस को अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाने में हेल्प करेगा। तो सिंस यहां ये वाला जो चैनल है, लेट्स सपोज ये लीक चैनल है फॉर द सोडियम आयंस, तो यहां पर क्या होगा, सोडियम आयन फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, विल टेंड टू कम इन। तो सोडियम आयन जो है वो इन चैनल से कंटिन्यूअसली बाहर से अंदर आता रहेगा अलोंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, वहीं पर आपको पता है अंदर एक्सोप्लाज्म में मोर ऑफ पोटेशियम आयंस हैं, इसीलिए पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है देन बाहर। तो इसीलिए ये वाला जो लीक चैनल है, जो कि पोटेशियम के लिए ही वर्क करता है, वो क्या करेगा, एक्सोप्लाज्म से पोटेशियम आयन को बाहर की तरफ रिलीज कर देगा। ठीक है, पर रेस्टिंग स्टेज में, व्हेन आई टॉक अबाउट द रेस्टिंग स्टेज बोले तो जब न्यूरॉन जो है किसी भी नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, उस टाइम पर जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होती है फॉर द पोटेशियम आयन वो ज्यादा होती है। मतलब पोटेशियम आयन जो है वो ज्यादा नंबर में बाहर रिलीज होते रहते हैं इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ सोडियम जो कि अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम आयन के मुकाबले नंबर ऑफ जो पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो मेम्ब्रेन में पोलैरिटी है ना वो डिस्टरप्ट हो सकती है, जिसको मेंटेन करने के लिए आता है द रोल ऑफ अनदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन चैनल, जिसको हम बुलाते हैं द सोडियम पंप। क्या बुलाते हैं इनको, द सोडियम पंप। So these are the सोडियम पंप। ओके, अब ये जो सोडियम पंप है, एक्चुअली इनको हम इवन लिख सकते हैं एज सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ये क्या करते हैं, देखो ये एक एटीपी के हाइड्रोलिसिस से, ये क्या करने वाले हैं, देखो यहां पर मैं सेपरेट कलर से दिखाता हूं। ये एक एटीपी को तोड़ेंगे इनटू एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और इस एनर्जी की मदद से, क्योंकि आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है ना, ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर चले जा रहे हैं, ज्यादा कम नंबर ऑफ सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, तो पोलैरिटी चेंज हो सकती है ना। तो क्या होगा, इसको रिस्टोर करने के लिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को वापस से रीएस्टैब्लिश करने के लिए ये जो पंप है, ये एक एटीपी को हाइड्रोलाइज करने के साथ साथ क्या करेगा,
3 सोडियम आयंस को अंदर से बाहर पंप कर देगा और उसके बदले बाहर से 2 पोटेशियम आयंस को अंदर ले आएगा। गेटिंग दिस? जिसकी वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, आयंस का जो ग्रेडियंट था वो वापस से रीएस्टैब्लिश होने लगेगा। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो ये क्या कर रहा है, देखो इस चैनल के थ्रू एनर्जी का एक्सपेंडिचर तो हो ही रहा है, बट यहां क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है आयंस का। ऐसे वाले ट्रांसपोर्ट को हम बुलाते थे, याद करो, एंटीपोर्ट। तो यहां पर एंटीपोर्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। सिमिलरली आपको यहां पर कुछ और 2 चैनल्स मिलते हैं। अब ये जो 2 चैनल्स है ना बच्चों, दीज आर कॉल्ड द गेटेड चैनल्स। ये चैनल्स देखो आपको क्लोज नजर आ रहे हैं, व्हाई? बिकॉज इनके ऊपर ऐसे गेट लगे हुए हैं। तो ये जो गेट्स हैं वो तभी ओपन होंगे जब एक स्टिमुलस, वो भी ऑफ मिनिमम स्ट्रेंथ, वो जाके स्ट्राइक करेगा इस जगह पर। मतलब एक स्टिमुलस आना चाहिए। एक स्टिमुलस मतलब कोई ऐसा चेंज जिसके पास मिनिमम स्ट्रेंथ हो इन गेट्स को ओपन करने की। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे ही ओपन होते हैं, इसीलिए इनको हम बुलाते हैं द वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है, तो दीज आर द वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है, मान लेते हैं ये सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है और ये पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है। ठीक है, ये तभी ओपन होगा जब एक स्टिमुलस इस जगह पर पहुंचेगा और वो स्टिमुलस मिनिमम स्ट्रेंथ का होगा, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू का होगा। ऐसे स्टिमुलस को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बुलाते हैं और उसकी वैल्यू लगभग -55 मिलीवोल्ट्स की होती है। तब जाके ही ये एक्साइट होंगे, ये गेट्स ओपन होंगे। ओके, ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा अटेंशन पे करने वाले हैं कि कैसे एक रेस्टिंग स्टेज में तो ये कंडीशन मेंटेन हो रही है, तो यहां पर इस तरीके से प्लस एंड माइनस चार्ज मेंटेन होकर रखा हुआ है, बट कैसे एक स्टिमुलस जब रिसीव होती है तो कैसे वहां पर एक नर्व इंपल्स जनरेट होती है, ये बात समझते हैं आप। चलो, तो हम थोड़ा सा ना क्या करने वाले हैं, इस पोर्शन पे अटेंशन पे करने वाले हैं। सो हम जूम आउट करेंगे इस पोर्शन को। सो वापस से चीजों को मेंटेन करने के लिए हमें समझना क्या क्या है बच्चों। देखो, इमेजिन करो इस रीजन में, एक्सॉन का ये छोटा सा रीजन है, छोटा सा रीजन जहां पर एक स्टिमुलस आता है। अब ये जो स्टिमुलस आएगा, तो स्टिमुलस आने वाला है और ये जो स्टिमुलस है इट मस्ट बी ऑफ द थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो यानी कि इट मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट अ मिनिमम स्ट्रेंथ टू ओपन दीज गेट्स। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जिसकी वैल्यू लगभग मान लेते हैं अराउंड -55 मिलीवोल्ट है, जैसे ही जाके ये स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने से क्या होगा, दीज सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है ना वो ओपन हो जाएंगे। क्या होंगे? दे विल ओपन। अब जैसे ही ये गेट ओपन होगा तो सोडियम आयंस जो बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में प्रेजेंट थे वो लीक करके अब अंदर आएंगे इनटू द एक्सोप्लाज्म। क्या होंगे? ये वो बाहर से अब अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका मूवमेंट अलाउ होगा। तो यहां पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन्स। ठीक है, अभी तक हमने देखा था रेस्टिंग स्टेज थी ना, तो रेस्टिंग स्टेज में क्या हो रहा था, बाहर की तरफ देयर वाज द पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था। क्यों पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था? क्योंकि यहां पर सोडियम आयंस का रिलेटिवली ह्यूज नंबर प्रेजेंट था बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ क्या था? माइनस चार्ज। ठीक है, यहां पर माइनस चार्ज था। ये बात समझ आ गई होगी। तो जब बाहर से सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, बिकॉज वोल्टेज मिनिमम वोल्टेज रिसीव करने के बाद ये गेट ओपन हो गए, सोडियम आयन बाहर से अंदर आने लग गए, तो क्या होगा, सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम हो जाएगा और रिलेटिवली अंदर ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नेट चार्ज था बाहर का अब वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस वाले रीजन में जैसे इमेजिन करो अगर ये एक्सोप्लाज्म था और अभी तक हमने देखा था कि यहां पर प्लस चार्ज था, ठीक है, बाहर की तरफ, और अंदर नेगेटिव चार्ज था। बट क्या होगा, जैसे यहां स्टिमुलस आएगा, मैंने बताया सोडियम आयन बाहर से अंदर आ जाएंगे, जिसकी वजह से बाहर का जो चार्ज है वो रिलेटिवली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज मोर सोडियम आयन और पॉजिटिव आयन जो है वो लूज हो जाएंगे इनवर्ड्स। ठीक है, तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिकॉज मोर सोडियम्स हैव रीच्ड इनसाइड। तो इस वजह से क्या होगा, आप देखोगे अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहां पर ये
नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, इस वजह से आपने देखा इस रीजन में, हैव यू नोटिस्ड वन थिंग, इस रीजन में जो पोलैरिटी है ऑफ द मेम्ब्रेन वो चेंज हो गई है। आगे वाले रीजन में देखो बाहर प्लस साइन है, अंदर माइनस, बट इस रीजन में क्या हुआ, नेगेटिव साइन आउटसाइड एंड पॉजिटिव साइन इनवर्ट डेवलप हो गया। तो इसका मतलब यहां पर पोलैरिटी हैज रिवर्स्ड, और इसी को हम बुलाते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बुलाते हैं, डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो जो पोलैरिटी रिवर्सल वाली साइट है दैट इज द साइट ऑफ डीपोलराइजेशन। अब जब इस डीपोलराइज्ड साइट का हम एक्शन पोटेंशियल, सॉरी यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफर करता है फ्रॉम द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और उस डिफरिंग वाले जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको अब हम, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बुलाते हैं एक्शन पोटेंशियल और द नर्व इंपल्स। तो जिस टाइम पर ये पोलैरिटी चेंज होती है ना, डीपोलराइजेशन होता है, सोडियम आयंस का इनवर्ट मूवमेंट होगा, पोलैरिटी चेंज होगी, उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन चेंज हो जाता है, और उस चेंज पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इंपल्स बुलाते हैं। हम कहते हैं नर्व ने फायर कर दिया, और अब ये यहाँ पर लोकलाइज करंट सेटअप करने की कोशिश करेगा। तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो गया। ठीक है, डीपोलराइजेशन आपको समझ में आ गया कैसे हुआ है। ओके, तो यहां तक कोई, आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए रिवर्सल हो गया, अब क्या होने वाला है, अब भाई ये जो पोलैरिटी यहाँ चेंज हुई है उसको वापस से ओपन भी ठीक भी तो करना है। तो जैसे जैसे सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर डेवलप होने लगेगा, उसी समय पे यू विल फाइंड जो गेटेड, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल से ना अब वो ट्रिगर होके ओपन हो जाएंगे। तो पोटेशियम चैनल्स अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू गेट ओपन। तो पोटेशियम चैनल जब ओपन, अब यहां अंदर की सिचुएशन क्या रखी है मैंने बना के, कि यहां पर सोडियम आयंस आर गोइंग टू बी रिच। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ है, इतने से रीजन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और इतने से रीजन में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब पोटेशियम आयन जो है, क्योंकि यहां पर मैंने बताया मोर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लग रहा था इस साइड पे, तो इस रीजन पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन। तो पोटेशियम आयन जो है वो रादर क्या करने लगेगा, अंदर से पॉजिटिव चार्ज को बाहर की तरफ रिलीज करने लगेगा। तो अंदर से जो पोटेशियम यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, तो क्या होगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से अगेन ये जो नेगेटिव चार्ज था ना वो धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगेगा, और अंदर का पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर जा रहा है, पॉजिटिव आयन अंदर से जा रहे हैं, वो वापस से कम होते होते नेगेटिव हो जाएगा। सो यहां पर रिवर्सल होने वाला है वापस से आयंस का। तो यहां क्या होने वाला है, देखो यहां पर ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मोर पोटेशियम आयंस आर रिलीज्ड आउट, एडिंग मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड, और यहां पर आपको मिलेगा द रिमूवल ऑफ ऑल दी पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड, और ये सभी के सभी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट हैव यू नोटिस्ड समथिंग, यहां पर जो पोलैरिटी है ना वो वापस से रीएस्टैब्लिश हो गई है। कैन यू रिमेंबर, पोलैरिटी रीएस्टैब्लिश हुई है, याद करो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे आउटसाइड पे पॉजिटिव चार्ज था, इनवर्ड्स नेगेटिव चार्ज था, बट हमने कुछ और नोटिस किया था। यहां पर देखो पोलैरिटी वापस से रीएस्टैब्लिश हुई ना, इस स्टेप को हम क्या बुलाएंगे, वी विल कॉल इट रीपोलराइजेशन। ठीक है, पोलैरिटी हैज वापस से रिवर्स टू बैक। अब देखो नोटिस क्या करो, यहां पर अब आउटसाइड पे पोटेशियम आयंस बढ़ गए हैं और अंदर सोडियम आयंस। भले ही पोलैरिटी वापस से रीएस्टैब्लिश हो गई है, बट आयंस का यहां पर अब रिवर्सल हो गया है। पोटेशियम आयन पहले अंदर ज्यादा हुआ करते थे, अब बाहर ज्यादा है, और सोडियम आयन जो कि पहले बाहर ज्यादा हुआ करते थे अब अंदर ज्यादा है। तो इस आयंस की जो डिसबैलेंस है उसको कौन वापस से ठीक करेगा, इसको ठीक करने का जो जिम्मा उठाता है दैट इज दिस ATPase, जिसको कि हम सोडियम पंप बुलाते हैं। तो इसको वापस से ठीक करने के लिए सोडियम पंप विल कम इनटू एक्शन। ठीक है, सो व्हाट विल सोडियम पंप डू नाउ, तो अब हम दिखाने वाले हैं द रोल ऑफ सोडियम पंप। तो सोडियम पंप क्या करेगा, सोडियम पंप एक ATP हाइड्रोलाइज करेगा इनटू ADP,
एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और उसकी मदद से अंदर से 3 सोडियम आयंस को बाहर पंप करेगा और उसके बदले 2 पोटेशियम आयंस को अंदर ले आएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे चार्जेस जो हैं या जो आयंस हैं वो वापस से अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला जो जगह है यहां पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हो जो आपका ये सोडियम पंप है वो वापस से रीएस्टैब्लिश कर रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन को। ठीक है, बाय चेंजिंग द आयंस जो कि रिवर्स हो गए थे ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन के टाइम पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, मतलब एक नर्व इंपल्स जनरेट हो गई। अब इस तरीके से आपने देखा आयंस का मूवमेंट हो रहा है, राइट। ठीक है, तो जिस जगह पर डीपोलराइजेशन हुआ था थोड़ी देर के बाद आपने देखा वहां पर से जो पोलैरिटी है वो रीएस्टैब्लिश हो गई थी, रीपोलराइजेशन हो गया और बाद में आयंस का वापस से रीएस्टैब्लिशमेंट हो गया। ये बात समझ में आ रही है। अब ये जो चीज हो रही है ना, ये एक लोकल करंट सेट करती है बच्चों, और ये जो लोकल करंट है ना वो आगे धीरे धीरे पास होता है एक रीजन से नेक्स्ट रीजन में। तो देखो क्या होने वाला है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं नेक्स्ट वाले रीजन में होने क्या वाला है। तो इमेजिन करो ये आपकी रेस्टिंग रीजन था एक्सॉन का, यहां पर अभी तक कोई इंपल्स नहीं पहुंचा। इमेजिन करते हैं अब ये पहला वाला डायग्राम है, दूसरे वाले डायग्राम में मान के चलो यहां पर एक इंपल्स आता है थ्रेशोल्ड वैल्यू का। थ्रेशोल्ड वैल्यू का इंपल्स आएगा तो सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होंगे तो सोडियम आयंस बाहर से अंदर आ जाएंगे, बाहर सोडियम आयंस कम हो जाएंगे यानी कि पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन डेवलप हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम, वो यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। इस रीजन में मैंने बताया थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वापस से रीपोलराइजेशन होगा, राइट। रीपोलराइजेशन यहां पर वापस से होने जाएगा, ठीक है, इस पोर्शन में। बट यू विल फाइंड समथिंग, इस जगह पर जहां पर डीपोलराइजेशन हुआ था, नर्व इंपल्स जनरेट हुई थी, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ था, वो क्या करेगा अपने नेक्स्ट वाले रीजन में एक लोकलाइज्ड करंट सेट करेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज इंटरनली सेटअप हुए थे ना, ये क्या करेंगे, दे विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट रीजन। तो अभी इस साइड पे क्या हुआ था, डीपोलराइजेशन हुआ था, ये एक्शन पोटेंशियल अब क्या होगा, दे विल पास टू द नेक्स्ट साइड। पॉजिटिव चार्ज का ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अब नेक्स्ट साइड पे मूव करेगा। आपको पता है ना पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो एक तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं, तो यहां पर ये आगे की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली यहां के जो 2 पॉजिटिव चार्जेस थे वो इधर मूव कर जाएंगे, तो यहां पर फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये जो लोकलाइज्ड करंट है अब वो धीरे धीरे ट्रांसमिट होने लगेगा अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, वो धीरे धीरे पास करता जाएगा। और इस तरीके से आप देखोगे एक रीजन जो इनिशियल साइट था, साइट ये पहला वाला, यहां पर अब रीपोलराइजेशन होगा, वाइल जो दूसरा वाला साइट है वो वहां पर डीपोलराइज हो जाएगा, बिकॉज यहां पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो आप देख रहे हो यहां पर रीपोलराइजेशन हुआ और यहां पर डीपोलराइजेशन हुआ, और फिर आगे धीरे धीरे ये जो वेव है ना वो बढ़ती जाती है और ये पास करती है अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द एक्सॉन, और इस तरीके से कंडक्शन होता है उस नर्व इंपल्स का जो कि जनरेट हुआ था ड्यूरिंग दी डीपोलराइजेशन। तो वो पास होते होते फाइनली पहुंच जाता है टुवर्ड्स दी एक्सॉन टर्मिनल, और फाइनली जब एक एक्सॉन टर्मिनल आता है तो अब इस इंपल्स को पास होना है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, जिसे हम बुलाते हैं द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, व्हिच विल बी टेकिंग अप राइट नाउ। तो बच्चों नेक्स्ट विल बी टेकिंग अप इज द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स। तो देखा हमने पिछले स्लाइड में, हमने देखा था कि कैसे एक नर्व इंपल्स जनरेट होती है, कैसे वो कंडक्ट होती है अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। अब फाइनली जब एक नर्व इंपल्स फाइनली पहुंचती है एक्सॉन एंड पे यानी कि एक्सॉन टर्मिनल पे, अब वहां पर क्या होने वाला है, इस नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा, मतलब अब वो इस न्यूरॉन को छोड़ के नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर होगी, और इसी को हम ट्रांसमिशन बुलाते हैं नर्व इंपल्स का। तो जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स है ना वो कुछ जंक्शंस के थ्रू होता है जिन्हें हम साइनैप्स बुलाते हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग, द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट और द अनदर न्यूरॉन टेक्स प्लेस थ्रू सम जंक्शंस व्हिच आर कॉल्ड अ साइनैप्स। साइनैप्स क्या है, उस जंक्शन को बुलाते हैं जिसके थ्रू नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा। अब ये जो जंक्शन है ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। अब ये कुछ नहीं है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पहले वाले न्यूरॉन जिससे सिग्नल आ रहा है उसके साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन को कहते हैं। ये वाली देखो, यहां से ये पहला वाला न्यूरॉन है जिससे मैसेज आ रहा है कंडक्ट होके, राइट, नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल जो है वो यहां से आ रहा है, राइट। तो यहां पर ये जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है ग्रीन कलर की, ये मेम्ब्रेन कहलाती है द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। फिर आती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोले तो ये जो स्पेस नजर आ रही है आपको, दिस स्पेस बिटवीन दिस मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, जो कि आपको डेंड्राइट की यहां पर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। तो देखो यहां पर आपको जो स्पेस नजर आ रहा है, दिस इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये जो पिंक कलर की मेम्ब्रेन नजर आ रही है ये नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट की क्या है,
मेम्ब्रेन है। सो दिस इज अवर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये बात क्लियर हो गई? ओके, सो होपफुली यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, अब ये जो तीनों की तीनों हैं टुगेदर फॉर्म कर रहे हैं एक जंक्शन, ओके, और इस जंक्शन को हम बुलाएंगे साइनेप्स। होपफुली देयर इज नो इशू ओवर हियर। अब हम थोड़ी सी चीजों को ध्यान देते हैं। एक्चुअली ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ना, ये जो स्पेस नजर आ रही है बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स, इसकी जो विड्थ है ये डिटरमिन करती है कि कितनी स्पीड से ट्रांसमिशन होगा नर्व इंपल्स का। अगर ये स्पेस ज्यादा होगी तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा ट्रांसमिशन होने में, और अगर ये स्पेस कम होगी तो बहुत फास्ट ट्रांसमिशन हो सकता है नर्व इंपल्स का। और इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट की विड्थ के वजह से ही हम दो टाइप की साइनेप्स देखते हैं इन द नर्वस सिस्टम। तो आपको यहाँ पर दो टाइप के साइनेप्स मिलेंगे, वन इज द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड द अदर वन इज द केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बोले तो जैसा कि नाम बता रहा है, यहाँ पर नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो यहां पर दे आर ट्रांसमिटेड एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो भी थ्रू सम गैप जंक्शन। क्यों? क्योंकि जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ना, उसका साइज बहुत ही छोटा है। मतलब दो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये इतनी क्लोज हैं अपने एक दूसरे के कि सच दैट इनके थ्रू जो ट्रांसमिशन होगा नर्व इंपल्स का वो वैसे ही होगा जैसे कि एक्सॉन के थ्रू कंडक्शन हो रहा था नर्व इंपल्स का। एक्सॉन के थ्रू हमने देखा था ना, एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक साइड से नेक्स्ट साइड पे पास होता जा रहा था, राइट, जंप कर करके जा रहा था, राइट। सिमिलरली यहां भी ऐसे ही होगा। यहां पर भी क्योंकि स्पेस इतनी कम है, इट विल अपीयर एज इफ कि यहां पर कोई बीच में गैप था ही नहीं। समझ रहे हो ना, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इतनी कम है एज इफ ना के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो। तो ऐसा मान लेता है हमारा सिस्टम कि सिंपली इसको एक सिंपल लॉन्ग एक्सॉन समझ के ही ट्रांसमिशन हो जाएगा जस्ट इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल और द एक्शन पोटेंशियल जो कि अभी तक चला आ रहा था फ्रॉम द एक्सॉन। ठीक है, तो एक्सॉन ये पास हो जाएगा, फाइन, ओके। सो यहां पर अब सिंस यहां पर कोई बीच में गैप इतना बड़ा है ही नहीं जिसको जंप करने में टाइम लगाया जाए या फिर जिसके थ्रू ट्रांसमिशन करने में टाइम लगाया जाए, इसलिए यहां पर फास्टर ट्रांसमिशन होगा। बट इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस हमारे सिस्टम में, ह्यूमन बॉडी सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में काफी रेयर होते हैं। जो ज्यादा कॉमन है वो सेकंड टाइप का साइनेप्स है, विच इज द केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स आर मोर कॉमन और इसमें ट्रांसमिशन थोड़ा स्लो है। क्यों स्लो है अभी बताता हूं। एक्चुअली साइनेप्टिक क्लेफ्ट का यहाँ जो डिस्टेंस है ना वो थोड़ा ज्यादा है। दो मेम्ब्रेन्स, प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस ज्यादा है, उनका साइज अराउंड 10 से 20 नैनोमीटर्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो डायरेक्टली जंप करके नेक्स्ट न्यूरॉन तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए क्या होगा, एक स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ता है। यहां आप देखोगे क्योंकि नाम केमिकल साइनेप्स है, यहां पर जो नर्व इंपल्स है वो ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ सम केमिकल सिग्नल्स। तो यहां पर केमिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिशन होगा और वो जो केमिकल हैं जो कि सिग्नल को कैरी करके ट्रांसफर करेंगे, दे आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो आप देख रहे हो ना, यहां पर आपको साइनेप्टिक नॉब के अंदर कुछ वेसिकल्स दिख रही हैं जिनके अंदर क्या फील्ड नजर आ रहे हैं, द न्यूरोट्रांसमीटर्स और दीज केमिकल्स। और इन केमिकल्स के फ्लो की वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन मैसेज को ट्रांसफर कर पाएगी, यानी कि न्यूरॉन एक मैसेज को एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर कर पाएगा। अब ये कैसे होता है इसका हमें स्पेशली अटेंशन पे करना है। तो हमें केमिकल साइनेप्स कैसे आकर करता है, क्योंकि ये ज्यादा कॉमन है हमारी बॉडी में, उसको स्टडी करना है। अब एक सिंपल सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विद सर्टेन पॉइंट्स वो आपको क्लियर कर देगा कि कैसे ट्रांसमिशन होगा नर्व इंपल्स का थ्रू दी केमिकल साइनेप्स। तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स हैं जिनको नंबर किया गया है और आपके सामने यहाँ पर उन इवेंट्स को बताया भी गया है। देखो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है ये। पहली चीज यहाँ पर नंबर 1 बता रहा है कि आपका जो नर्व इंपल्स है वो एक्सॉन से कंडक्ट होकर आ रहा है। तो एक्सॉन से नर्व इंपल्स जो है वो पहुंच गया टू दी एक्सॉन टर्मिनल। तो एक्सॉन टर्मिनल पे आ गया, राइट। अब एक्सॉन टर्मिनल पे जो साइनेप्टिक नॉब से पहले वाला रीजन है वहां पर मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं कुछ कैल्शियम चैनल्स। फॉर आर दीज आर दी कैल्शियम चैनल्स। सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे कि जैसे आप देखोगे इलेक्ट्रिकल या फिर नर्व इंपल्स पहुंचती है एक्सॉन टर्मिनल पे, कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे और बाहर से कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स हो जाता है। तो दीज आर व्हाट, कैल्शियम चैनल्स। और कैल्शियम आयन जो है वो बाहर से अंदर आने लगेंगे। सो इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, इन वेसिकल्स जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उन पे जाके बाइंड करेंगे और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज को प्रमोट करेंगे। तो क्या होगा, ये जो वेसिकल्स हैं कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, दे विल मूव टुवर्ड्स दी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्या है, हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके वेसिकल की मेम्ब्रेन फ्यूज करेगी और न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर देगी इनटू दिस स्पेस। और ये स्पेस क्या थी बच्चों, दिस स्पेस वाज दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसका
जो डिस्टेंस है वो ऑफ द ऑर्डर 10 to 20 नैनोमीटर्स होना चाहिए। तो यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो गए। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जाके क्या करेंगे, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज माय पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे लगे कुछ रिसेप्टर्स पे जाके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड करेंगे। ओके, तो इनकी बाइंडिंग हो जाएगी इन रिसेप्टर्स पे, एंड फाइनली ये बाइंडिंग क्या करती है, यहाँ पर नई नर्व इंपल्स जनरेट करती है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था जनरेशन के टाइम पे। तो यहाँ पर भी वही चेंजेस रिपीट होंगे। क्या होगा, यहाँ पर भी आप देखोगे जो चेंजेस हुए हैं मेम्ब्रेन में वो क्या करेंगे, सोडियम चैनल्स को, गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन करके नया डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की वेव जनरेट करके और नई एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर करेंगे या फिर कंडक्ट करेंगे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, और इस तरीके से ट्रांसमिशन हो जाएगा नर्व इंपल्स का, जो कि ट्रैवल करी थी फ्रॉम द प्रीवियस न्यूरॉन, बट इट विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो इस तरीके से द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स टेक्स प्लेस इन अवर human body. I hope this entire concept about generation, conduction and the transmission of nerve impulse is very clear to all of you. तो बच्चों, this was all for today from the chapter Neural Control and Coordination. Until we meet again, आप अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।